दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गैंगस्टर के बारे में होने वाली है जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है। आम इंसान की तो बात ही क्या करें, पुलिस वालों का भी उसके सामने सुसु निकल जाता है। फिर उसकी लाइफ में आता है एक ऐसा लड़का जो पहले तो उसको भगवान मानकर उसकी पूजा करता है, लेकिन बाद में वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है। अब क्या है इस पूरी कहानी के पीछे का मामला, आइए जानते हैं। मूवी का नाम है केडी द डेविल, सो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, मूवी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और अगर मूवी अच्छी लगे तो मूवी को भी लाइक कर देना। कहानी की शुरुआत होती है एक पिता के साथ जो अपने बच्चों को खिलौने दिलाकर उनके साथ रिक्शा में बैठता है, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक आकर उस रिक्शे को जोरदार टक्कर मार देता है, जिसके कारण उस आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर खत्म नहीं होता, बल्कि ऐसे ही शहर के अलग अलग इलाकों में और भी कई लोगों को बेरहमी से मार दिया जाता है। तभी हम एक शादी वाले घर को देखते हैं और इस घर का मालिक एक रिटायर्ड पुलिस वाला है जिसका नाम है सरूपा। तभी वहाँ पर पुलिस पहुंचकर सरूपा को बताती है कि पहले आपके जितने भी साथी हुआ करते थे जिन्होंने आपके साथ काम किया, कोई अनजान आदमी उन सब को एक एक करके मौत के घाट उतार रहा है और अब तक आपके लगभग सारे साथी मारे जा चुके हैं। हो सकता है अगला नंबर आपका ही हो, इसलिए सीएम साहब ने आपकी सिक्योरिटी लगवाई है। ये बात सुनने के बाद सरूपा कहता है कहीं वो दोबारा से तो नहीं आ गया। तभी हम उस आदमी को देखते हैं जो सभी पुलिस वालों को एक एक करके मौत के घाट उतार रहा था। वो बड़ी ही बेरहमी से उनका कत्ल करता है। तभी सरूपा के रिश्तेदार उससे पूछते हैं कि तुम किस आदमी के बारे में बात कर रहे हो। फिर सरूपा उनको बैठकर सारी घटना बताने लगता है और कहानी जाती है पास्ट में। समय है 1975 का। एक दिन एक साधारण सा आदमी कुश्ती के मैदान में प्रवेश करता है, लेकिन ये आदमी दिखने में ही साधारण था, असल में साधारण नहीं था। फिर धीरे धीरे उसका दबदबा बढ़ने लगता है क्योंकि अब तक उसने बड़े बड़े पहलवानों को धूल चटा दी थी। इस आदमी का नाम था देवा और यही हमारी कहानी का विलेन भी है। लेकिन देवा ने सिर्फ कुश्ती के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं किया, बल्कि इसने और भी घटिया घटिया काम किए हैं। इसने अपने इलाके में जितने भी काले धंधे हुआ करते थे उन सब के मालिकों को मारकर खुद ही उनकी गद्दी हथिया ली। अब पूरे इलाके में देवा का दबदबा इतना बढ़ गया था कि इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत किसी की भी नहीं थी। यहाँ तक कि पुलिस भी इसको देखकर थर थर कांपा करती थी। अगर कोई भी पुलिस वाला देवा के खिलाफ एक्शन लेता तो देवा के आदमी उसको पुलिस स्टेशन के सामने ही बिठाकर उसके बाल उतारकर गंजा कर देते थे। और जब भी कोई नेता उसके खिलाफ खड़ा होता तो देवा अपनी गुंडागर्दी दिखाकर उसको भी डरा दिया करता था और यहाँ तक कि उनकी गाड़ियां भी जला देता था। उस समय देवा की ताकत के पीछे सीएम का भी हाथ था और सीएम के अलावा उसका एक खास आदमी भी था जिसका नाम कावी था। वो भी देवा की तरह आतंक का दूसरा नाम था। देवा के सामने जब भी कोई लड़ने के लिए आता तो पहले उसका मुकाबला कावी से ही होता था। कावी और देवा दोनों इलाके में दबदबा बनाए हुए थे और देवा के इस आतंक को देखकर देवा को हैंडल करने के लिए एक नए पुलिस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जाती है और ये ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि सरूपा था। फिर सरूपा देवा को खत्म करने के लिए एक प्लान बनाता है और प्लान ये था कि वो एक कबड्डी की प्रतियोगिता करवाएगा और वहां पर देवा को कबड्डी के लिए इनवाइट करेगा। उसके ऑपोजिट में जितने भी लोग होंगे वो सभी सरूपा के ही आदमी होंगे जो कि खेल के बीच में ही देवा को खत्म कर देंगे। अब खेल शुरू होता है और एक खिलाड़ी देवा को खत्म करने के लिए उसके ऊपर घातक वार कर देता है, लेकिन जैसे ही देवा को समझ में आता है कि ये कोई आम खेल नहीं है तो वो वहां पर मौत का तांडव शुरू कर देता है। वो हर एक खिलाड़ी को उठा उठा कर पटकता है जैसे उसको इस काम में बहुत ही आनंद आ रहा हो। अब धीरे धीरे देवा अकेले ही विरोधी टीम के सारे खिलाड़ियों को मैदान में ही खत्म कर देता है और उस टीम के कैप्टन का सिर उखाड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंच जाता है। ये देखकर सरूपा भी अंदर से डर जाता है। फिर देवा उसको कहता है कि मैं कंप्लेंट लिखवाने के लिए आया हूँ सर, मैं ये कटा हुआ सिर लेकर आया हूँ, क्या आप इसका धड़ ढूंढ दोगे? फिर वो सरूपा के पास जाकर कहता है जिस दिन मेरे हाथ में तलवार आ गई मैं पूरे पुलिस स्टेशन को शमशान में बदल दूंगा। अब कहानी में एंट्री होती है कालिदास की, जिसको हम काली कहेंगे। काली देवा का अंधभक्त था। वो देवा को अपना गुरु माना करता था और जहां देवा ने अपनी कुश्ती स्टार्ट की थी वहीं पर काली जाकर छोटे मोटे काम किया करता था, जैसे वहां के पहलवानों के लिए दूध लेकर आना और वहां के उस्ताद के लिए कोई छोटा मोटा काम करना। हालांकि काली वहां पर कभी भी कुश्ती नहीं लड़ता था, लेकिन वो बैठकर कुश्ती देखा जरूर करता था और ऐसा कोई भी दाव नहीं बचा था
जो कालिदास को पता ना हो। यहाँ तक कि कालिदास उन सब की गलतियों को भी ऑब्जर्व किया करता था और उन्हें समझाता भी था। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कालिदास को बताता है कि तुम्हारा भाई तुम्हें बुला रहा है। ये बात सुनकर कालिदास बहुत खुश हो जाता है क्योंकि काली को अपने भाई से बात किए पूरे 3 साल हो गए थे। फिर काली अपना रॉयल इनफील्ड उठाता है, यानी कि साइकिल उठाता है और उससे ही ड्रिफ्ट मारते हुए अपने घर पहुंच जाता है। वहां पर जाकर हमें पता चलता है कि उसके घर में 4 सदस्य हैं। एक तो था उसका बड़ा भाई और साथ में 2 बहनें और ऊपर से एक खुद कालिदास। कालिदास के बड़े भाई का नाम था धर्मा, जो कि एक स्कूल टीचर था। आज धर्मा के स्कूटर का टायर पंक्चर हो गया, इसीलिए उन्होंने कालिदास को बुलाया था ताकि वो अपनी साइकिल से उनको स्कूल में छोड़ दे। अब इस बात पर कालिदास बहुत खुश हो जाता है क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही करता था, जानबूझकर अपने भाई की गाड़ी के टायर की हवा निकाल दिया करता था ताकि उसका भाई उससे लिफ्ट मांगे और लिफ्ट के बहाने वो अपने भाई से बात कर सके। अगले सीन में हम सीएम साहब के दामाद को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। उनकी एक बड़ी फैक्ट्री भी है और वहाँ के मजदूर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन ने पुलिस के सीनियर्स को आदेश दिलवा दिया कि वो इन मजदूरों के ऊपर लाठी चार्ज करके यहाँ से दफा कर दे। और होता भी बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले अनाउंसमेंट की जाती है कि आप सभी के पास अभी भी समय है, अगर भागना चाहो तो भाग जाओ, लेकिन कोई भी मजदूर टस से मस तक नहीं होता। फिर पुलिस लाठी चार्ज कर देती है और उन सभी को बेरहमी से वहीं पर पीटा जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर हर कहानी की तरह एंट्री होती है मजदूरों के मसीहा की, जिसका नाम है अनयप्पा। अनयप्पा आकर मजदूरों के सामने उनकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। फिर वो ऊपर चढ़कर बिजनेसमैन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसको 3 दिन की मोहलत देता है कि अगर तुमने इन मजदूरों को फिर से वापस अपनी फैक्ट्री में काम पर नहीं रखा तो मैं तुम्हारी पूरी की पूरी कंपनी को तबाह कर दूंगा। और अगर तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता करना हो तो तुम अपने ससुर से जाकर पूछ लेना। तभी हम धर्मा को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि बारिश होने की वजह से स्कूल के नीचे पढ़ रहे बच्चे पानी में भीग रहे थे और उनकी कॉपी किताबें भी खराब हो रही थी। धर्मा कई बार छत पर चढ़कर उसको ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन मामला सेट ही नहीं हो पाता। अब इसी मुसीबत को लेकर वो अनयप्पा के पास जाता है कि अगर आप स्कूल की मुरम्मत के लिए बजट पास कर दो तो बहुत ही मेहरबानी होगी। फिर उन दोनों की बातचीत और व्यवहार देखकर हमें पता चलता है कि अनयप्पा और धर्मा के रिश्ते काफी ज्यादा अच्छे हैं। अब धर्मा के भीगे हुए कपड़े देखकर अनयप्पा उसको दूसरे कपड़े पहनने को देता है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि धर्मा की बॉडी पर किसी लड़की का नाम लिखा हुआ था। फिर जब अनयप्पा उसके बारे में पूछता है तो धर्मा उसके बारे में ठीक से नहीं बताता। अब मैं आपको ये नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कहानी में आगे चलकर इसका जिक्र होने वाला है। दूसरी तरफ काली की लाइफ देखकर हमें पता चलता है कि वो एक केरोसिन की दुकान चलाता है और उसी मार्केट में एक लड़की भी थी जिसका नाम था लक्ष्मी। वो हर किसी के सामने गुंडागर्दी दिखाती थी। फिर ऐसे ही वो एक दिन काली की दुकान पर केरोसिन लेने के लिए भी पहुंच जाती है। काली उसको मन ही मन प्यार किया करता था, लेकिन उसकी जो डराने वाली हरकत थी वो देखकर काली वहां से चला जाता है। तभी काली का साथी लक्ष्मी को केरोसिन देता है, लेकिन केरोसिन कम था और ये बात लक्ष्मी नोट कर लेती है। फिर वो इस बात को लेकर तुरंत ही हंगामा खड़ा कर देती है। फिर काली उसको अंदर ले जाकर समझाने की कोशिश करता है और जब लक्ष्मी नहीं मानती तो काली उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी लड़की अपनी तारीफ सुनकर पिघले ना। लक्ष्मी भी पिघल जाती है। फिर वो काली को एक काम करने को कहती है कि शाम को मेरे घर पर मटन पहुंचा देना, और काली भी शाम को मटन पहुंचाने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन दरवाजे पर लक्ष्मी की माँ आती है। लक्ष्मी की माँ को ठीक से सुनाई नहीं देता था। फिर काली चिल्लाने लगता है कि मुझे लक्ष्मी ने बुलाया है। अब उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मी बाहर निकल आती है और उससे वो मटन ले लेती है। फिर दोनों काफी देर तक बकबक करते हैं और काली वापस से अपने घर पर लौट जाता है। फिर नेक्स्ट डे जब काली फिर से अपनी दुकान पर जाता है तो वहां पर लक्ष्मी की दोस्त आती है और कहती है कि तुम्हें लक्ष्मी ने बुलाया है। लेकिन इस बार काली थोड़ी हिम्मत दिखाता है और निडर होकर कहता है कि मैं नहीं आऊंगा। अब जैसे ही ये बात लक्ष्मी तक पहुंचती है तो वो फिर से बाजार के अंदर हंगामा शुरू कर देती है। तभी काली दौड़ते हुए उसको चुप करवाता है और उससे उसकी मांग पूछता है। लक्ष्मी कहती है कि थिएटर में आज एक जोरदार मूवी लगी है, इसलिए मुझे उस मूवी की 2 टिकटें चाहिए। लेकिन काली उसको समझाता है कि छोड़ना, वैसे भी मूवी ज्ञान वाला इसको एक्सप्लेन कर ही देगा, वहीं पर देख लेना। लेकिन लक्ष्मी उसकी बात नहीं मानती। फिर
काली जाकर 4 टिकटें लेकर आता है, 2 लक्ष्मी और उसकी दोस्त की और 2 खुद की और अपने दोस्त की। फिर वो सभी मूवी देखने के लिए थिएटर में पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी अपने दोस्त के साथ थिएटर के अंदर जाती है और कालिदास भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है देवा की। देवा को देखकर कालिदास झूम उठता है और तुरंत जाकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन कावी उसको रोक देता है। अब देवा के साथ साथ उसकी वाइफ सत्यवती भी आई हुई थी। अब दोनों को देखकर हमें पता चलता है कि देवा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। अब थिएटर में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग देवा के ऊपर हमला कर देते हैं और उसकी आंखों में मिर्ची डाल देते हैं, जिसकी वजह से देवा को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस समय देवा के साथी थिएटर के बाहर बैठे हुए थे और उनको देवा की आवाज भी सुनाई नहीं देती। अब देखते ही देखते वहाँ पर अफड़ा तफड़ी मच जाती है। अब काली भी देवा की हेल्प करना चाहता था, लेकिन तभी वो सत्यवती को देवा की आंखों को साफ करने का इशारा करता है, लेकिन सत्यवती उसकी बातों को समझ नहीं पाती। इसलिए काली अपने सिर पर एक बोतल फोड़ लेता है और उसे समझाता है कि तुम भी इस तरह से एक बोतल देवा के सिर पर फोड़ दो। फिर जैसे ही सत्यवती ऐसा करती है तो देवा की आंखें धुल जाती है और जैसे ही देवा की आंखें साफ होती है तो वहाँ पर मौत का खेल शुरू हो जाता है। अब देवा अंदर तो लोगों को मारता ही है, लेकिन गुंडों को मारते मारते वो बाहर भी पहुंच जाता है। ये सब देखकर काली बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि थिएटर में उसको असली का एक्शन देखने को मिल गया। फिर देवा अकेले ही उन सभी को खत्म कर देता है। अब कहानी फ्लैशबैक में जाती है। दरअसल देवा ने बचपन में एक बार काली को अपना खून दिया था और तभी से लेकर आज तक काली देवा को अपना गुरु मानता है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। चाहे देवा कितने भी लोगों का कत्ल करे, लेकिन फिर भी काली की नजरों में वो हीरो है। खैर, इन सब के बाद एक दिन काली देखता है कि लक्ष्मी जिस अगरबत्ती की फैक्ट्री में काम करती थी, वहाँ से वो कुछ परफ्यूम अपनी बॉडी पर लगा लेती है और उनमें से एक बोतल को छुपा भी लेती है। लेकिन ये सब देखने के बाद काली को भी मौका मिल जाता है कि वो लक्ष्मी को ब्लैकमेल कर सके। फिर जैसे ही लक्ष्मी वहाँ से बाहर निकलती है तो कालिदास उसको ब्लैकमेल करने लगता है और सबके सामने उसकी परफ्यूम की बोतल भी निकाल कर दिखाता है कि ये चोर है। फिर लक्ष्मी उसको शांत करवाती है और कोने में ले जाकर समझाती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अब लक्ष्मी कालिदास को सर सर कहकर बोल रही थी और कहती है कि जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगी सर। फिर कालिदास उसको कहता है कि जैसे सत्यवती अपने बालों को डिजाइन करती है, तुम भी अपने बालों को ऐसे ही डिजाइन किया करो। फिर लक्ष्मी नेक्स्ट टाइम जब काली के सामने आती है तो अपने बालों को उसी तरह डिजाइन करके आती है जो उसके चेहरे पर सुंदर भी लग रहे थे। अब दोनों के बीच में प्यार की खिचड़ी पकती जाती है और दोनों ही अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला करते हैं। फिर लक्ष्मी काली को अपने घर पर लेकर जाती है, लेकिन काली उसकी माँ को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहीं पर छुप जाता है। फिर वो लक्ष्मी को बताता है कि मेरा बड़ा भाई मेरी एक बड़ी बहन की शादी करने वाला है, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकता और वैसे भी मेरे बड़े भैया के ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। फिर लक्ष्मी पूछती है कि तुम्हारा बड़ा भाई धर्मा आखिर इतना नाराज क्यों रहता है। फिर काली कहता है मैंने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी, इसीलिए मेरा भाई मुझसे नाराज रहता है। अब हर रोज की तरह जब काली अखाड़े में जाता है तो वहाँ पर देवा भी पहुँच जाता है। फिर दौड़कर काली दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कावी उसको इस बार भी दूर कर देता है। फिर जैसे ही देवा बाहर निकलता है, काली को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। अब देवा को कुश्ती लड़े काफी दिन बीत चुके थे और इसीलिए देवा अखाड़े के सबसे दमदार खिलाड़ी के साथ मैदान में उतर जाता है। फिर दोनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन देवा का सामना कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। देवा पल भर में ही उस खिलाड़ी को पछाड़ देता है, लेकिन तभी काली सामने आता है और कहता है कि चीटिंग हुई है। फिर वो सारा इल्जाम देवा के ऊपर ही लगा देता है कि देवा ने रूल के खिलाफ जाकर ये कुश्ती जीती है। ये बात सुनने के बाद कावी काली को मारने के लिए आगे बढ़ता है और अखाड़े का मालिक भी काली को वहां से भागने को कहता है, लेकिन देवा काली को रोक लेता है और अपनी ताकत दिखाने के लिए कहता है। यानी कि काली अब अपने ही गुरु देवा से लड़ने वाला था। अब पहले तो वो देवा के पैरों में गिर जाता है और देवा से उसका ही आशीर्वाद मांगता है और आशीर्वाद मिलने के बाद वो उससे ही लड़ना शुरू कर देता है। दरअसल देवा और काली के बीच में कोई संघर्ष ही नहीं होता, क्योंकि काली आता है और देवा को उठा उठा कर पटकता है। अब ये सब देखकर पूरे अखाड़े में सन्नाटा छा जाता है कि काली ने देवा को हरा दिया। हारने के बाद देवा कालिदास की बहादुरी की तारीफ करता है और कालिदास अखाड़े से बाहर आने के बाद सभी को बताने लगता है कि कैसे मैंने देवा को हरा दिया और ये भी दिखाता है कि मैंने कौन सा दाव खेला था। तभी एक रिपोर्टर आकर काली की तस्वीर खींचता है और अगले ही दिन अखबार में छाप देता है कि कालिदास ने देवा
देवा को धोबी पछाड़ मारी। दूसरी तरफ देवा सीएम के पास जाकर इलेक्शन की टिकट मांगता है, लेकिन सीएम कहता है कि अपने ही चेले से हारने वालों को मैं टिकट नहीं देता, और ये बात देवा के मन में घर कर जाती है। इस समय वहाँ पर सीएम का दामाद भी मौजूद था, जो कि वही बिजनेसमैन था। फिर वो देवा को टिकट देने के लिए कहता है और कहता है बाकी चीजें मैं खुद संभाल लूंगा। दूसरी तरफ एक पुलिस कांस्टेबल काली से आकर मिलता है और बताता है कि तुमसे हमारे बड़े साहब मिलना चाहते हैं। फिर काली बड़े ही शान से पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और स्वरूपा से मिलता है। फिर स्वरूपा काली से पूछता है कि क्या तुमने सच में देवा को हरा दिया? काली कहता है हाँ सर, मैंने ही तो हराया है। और फिर वो अपनी बात को साबित करने के लिए स्वरूपा पर ही दाव पेच लगाने लगता है। तभी स्वरूपा काली से कहता है कि तुम देवा को खत्म कर दो। फिर उसको और भी कई पुलिस वाले समझाते हैं कि अगर तुमने देवा को खत्म कर दिया तो ये इलाका उसके जुल्मों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन काली उनकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि काली देवा की पूजा कछुआ छाप अगरबत्ती जलाकर किया करता था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। स्वरूपा शादी वाले माहौल में सभी को ये कहानी सुना रहा था। तभी वो पुलिस वाला कहता है क्या सर, आप भी ना उस निकम्मे काली की कहानी सुना रहे हो? आपने कभी भैरव की कहानी सुनी है? फिर स्वरूपा भैरव के बारे में भी बताने लगता है कि हाँ, वो भी बिल्कुल काली के ही जैसा था। तभी शादी का दूल्हा पूछता है कि क्या काली और भैरव के बीच में कोई संबंध है? स्वरूपा बताता है कि खून का संबंध है। अब कहानी फिर से पास्ट में जाती है और हम देखते हैं कि धर्मा अनैयप्पा के घर में था। तभी वहाँ पर देवा पैसों से भरे हुए 2 बैग लेकर आता है और अनैयप्पा के सामने पैसे पलट देता है। अब देवा चाहता था कि अनैयप्पा इतने सारे पैसे लेकर इलेक्शन से अपना नाम वापस ले ले, क्योंकि देवा जानता था कि अगर अनैयप्पा उसके सामने खड़ा हुआ तो देवा की हार पक्की है। लेकिन अनैयप्पा साफ साफ इनकार कर देता है कि मैं पैसे लेकर पीछे बिल्कुल भी नहीं हटूंगा। जनता जिसको भी चुनेगी वही नेता बनेगा। अब धर्मा भी देवा के खिलाफ ही बोलता है, जिसके कारण देवा के आदमी हथियार लेकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन देवा सभी को रोक देता है। तभी अनैयप्पा देवा द्वारा लाए गए पैसों में आग लगा देता है। अब धर्मा और काली 2 सगे भाई, जिनमें से एक अनैयप्पा के साथ खड़ा था और दूसरा देवा के साथ खड़ा था। अब काली खूब मन लगाकर देवा का प्रचार करता है। तभी उड़ते उड़ते एक पर्चा कावी के पास भी पहुंच जाता है। कावी देखता है कि वो पर्चा काली ने छपवाया था और देवा के नीचे उसने अपनी भी फोटो लगा रखी थी। ये देखकर कावी को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर्चे को जला देता है। अब वो काली को फंसाने के लिए एक साजिश रचने लगता है। तभी कुछ लोग काली की कैरोसिन वाली दुकान के सामने आते हैं और बताते हैं कि देवा ने कुछ कैरोसिन मंगवाया है। फिर देवा का नाम सुनते ही काली तुरंत ही कैरोसिन लेकर उस जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर कावी भी मौजूद था और उसने वहां पर अखबारों का ढेर लगाया हुआ था। फिर कावी उसको बताता है कि एक रिपोर्टर ने देवा के बारे में बहुत ही गलत बातें छाप दी, इसी वजह से हमें सारे न्यूज़पेपर जलाने पड़ रहे हैं। अब काली ये काम बड़े ही खुशी खुशी करता है और कैरोसिन न्यूज़पेपर के ऊपर छिड़क देता है और अपने ही हाथों से आग भी लगा देता है। लेकिन जैसे ही आग भड़कती है तभी अंदर से तड़पता हुआ एक आदमी बाहर निकलता है, जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब ये देखकर कालिदास समझ जाता है कि अनजाने में उसके हाथों से खून हो गया है और ये वही रिपोर्टर था जिसने काली की फोटो अखबार में छापी थी। फिर जब काली वहां से वापस अपने घर लौटता है तो घर पर उसको अनैयप्पा मिलता है। फिर अनैयप्पा काली को कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरी विरोधी पार्टी का साथ दे रहे हो। ये बात ठीक नहीं है बेटा। अब तक काली को भी देवा की सच्चाई का पता चल चुका था, इसलिए वो अनैयप्पा से कहता है आप 4 बार इलेक्शन जीत चुके हैं, एक बार देवा को भी जीत जाने दो। बहुत खतरनाक आदमी है, वो जीतने के चक्कर में कुछ भी कर सकता है, आपकी जान भी ले सकता है। ये बात सुनते ही धर्मा काली को जोरदार थप्पड़ मारता है और बड़ी ही खरी खोटी सुनाने लगता है कि तुम किसी भी काम के नहीं हो। अगले सीन में हम देखते हैं लक्ष्मी रास्ते से जा रही थी, तभी कावी उसको परेशान करने लगता है और छेड़ने लगता है। जब लक्ष्मी उसका विरोध करती है तो वो उसको धक्का देकर गिरा देता है। फिर लक्ष्मी दौड़ते हुए काली के पास जाती है और कावी की हरकतों के बारे में सारी बात खुलकर बताती है। अब काली काफी ज्यादा डर चुका था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि कावी कितना खतरनाक आदमी है। फिर वो लक्ष्मी को ही समझाता है कि तुम्हें उनसे पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं, वो लोग बहुत ही खतरनाक हैं। लेकिन काली की ये बात सुनते ही लक्ष्मी पूरी तरह से टूट जाती है, क्योंकि लक्ष्मी को विश्वास था कि काली उसका साथ जरूर देगा। फिर नेक्स्ट डे लक्ष्मी अपनी फैक्ट्री में पहुंचती है तो वहां पर कावी और उसके साथी पहले से ही मौजूद
थे। फिर जैसे ही लक्ष्मी वहाँ पर आती है तो कावी उसको दोबारा से परेशान करने लगता है और फिर से छेड़ना शुरू कर देता है। तभी लक्ष्मी देवा के बारे में बात करने लगती है कि कैसे काली ने देवा को पछाड़ दिया। ये बात सुनते ही कावी का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो लक्ष्मी को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो एक उस्तरा उठाकर उसकी गर्दन पर रख देता है और बालों को भी काट देता है। तभी शाम होते ही काली लक्ष्मी के बालों में लगाने के लिए गजरा लेता है और उसके घर पर पहुंच जाता है, लेकिन लक्ष्मी की हालत देखकर उसको बहुत ही दुख होता है। फिर लक्ष्मी की सहेली उसको सारी बात बताती है कि फैक्ट्री में क्या क्या हुआ था। ये बात सुनते ही काली का पारा हाई हो जाता है और वो लक्ष्मी का हाथ पकड़कर तुरंत देवा के घर के लिए निकल पड़ता है। उस समय दरवाजे पर जितने भी लोग काली को रोकने की कोशिश करते हैं, काली उन सभी को धक्का देते हुए अंदर घुस जाता है। फिर वो देवा के सामने जाकर कहता है, आपको पता है ये लक्ष्मी मेरी होने वाली पत्नी है। मैं इससे आने वाले समय में शादी करना चाहता हूँ और आप अपने चेले कावी को संभाल कर रखिए। वो इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अपने कुत्ते को थोड़ा संभाल कर रखो। इस समय वहाँ पर सीएम और उसका दामाद भी मौजूद थे। फिर सीएम देवा के कान में कहता है, सिर्फ पैसे ही नहीं, नाम भी बड़ा होना चाहिए, तभी इलेक्शन जीता जाता है। और सीएम अपने दामाद के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब देवा को लगता है कि काली उसके घर पर आकर उसको धमकी दे रहा है, इसलिए वो काली को बाहर ले जाकर कहता है कि तुझे देखकर लगता नहीं है कि तू मेरे सामने भीख मांगने आया है। तेरी बातों से तो लगता है कि तू मेरे ऊपर हुक्म चलाना चाहता है। अब ये बात सुनते ही काली हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि देवा भी उसके पक्ष में नहीं है। फिर देवा कहता है कि मैं तेरे को मारूंगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं मारूंगा, बीच चौराहे पर मारूंगा। फिर देवा अपने आदमियों से कहता है कि मुझे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर काली की पूरी फैमिली का कटा हुआ सिर चाहिए। ये बात सुनते ही काली की सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वो उसके पैरों में गिरकर भीख मांगने लगता है और अपने परिवार को छोड़ने की बात करता है, लेकिन देवा उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। अब काली को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बेचारा क्या करे। फिर मजबूरी में आकर उसको सत्यवती का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि देवा सत्यवती की सारी बातें मानता है। फिर वो लक्ष्मी को लेकर तुरंत सत्यवती के घर पर पहुंच जाता है। पहले तो सत्यवती दरवाजा खोलने का आदेश नहीं देती, फिर जैसे ही वो काली को देखती है तो तुरंत उसको अंदर बुला लेती है। फिर काली लक्ष्मी के साथ अंदर जाता है और बताता है कि उस दिन मैंने थिएटर में आपकी जान बचाई थी और आज मैं आपसे अपनी जान की भीख मांगने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी सत्यवती का मूड भी बदल जाता है और वो कहती है कि तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, जिनमें से 2 घंटे तुमने गवा दिए। अच्छा यही होगा कि तुम जाकर अपनी फैमिली की जान बचाओ। ये बात सुनने के बाद काली हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो लक्ष्मी को लेकर स्वरूपा के घर पर पहुंच जाता है ताकि स्वरूपा से हेल्प मांग सके, लेकिन स्वरूपा कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि देवा एक दिन तुम्हारे सामने राक्षस बनकर आएगा और अब वो दिन आ ही गया। अब मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम अपनी फैमिली का बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से चलते बनो। अब पूरी रात काली घर के बाहर ही रहता है। फिर अगली सुबह वो हड़बड़ाते हुए घर के अंदर आता है और बताता है कि गांव में चाचा बीमार हो गए हैं, इसलिए हम सबको जल्दी ही गांव जाना होगा। फिर जैसे ही सामान पैक करने के बाद वो सभी बाहर निकलते हैं तो उनके चाचा दरवाजे पर ही आ जाते हैं। ये देखकर धर्मा समझ जाता है कि काली ने झूठ बोला था। अब काली को हर एक सेकंड मौत नजर आ रही थी। फिर जब काली की बहनें स्कूल में पेपर देने के लिए जाती है तो काली उनका पीछा करता है ताकि उनको सिक्योरिटी दे सके, लेकिन कब तक वो ऐसा करता। वो अपनी बड़ी बहन को सब कुछ बता देता है, लेकिन उसकी बड़ी बहन कहती है, अरे तू थिएटर में कौन सी मूवी देखकर आया है, कहीं अल्फा तो नहीं देख ली। फिर काली अपनी बड़ी बहन को बार बार समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता। अब रात हो जाती है और जैसे जैसे समय बीतता जाता है काली का डर बढ़ता जाता है। उसके घर में परिवार के सभी लोग मौजूद थे। तभी धर्मा से उसकी छोटी बहन एक किताब के मंत्रों के बारे में पूछती है। धर्मा उस मंत्र के बारे में सब कुछ समझाने लगता है। काली भी उसके मंत्रों को ध्यान से समझने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मौसम बिगड़ने लगता है और घर की लाइट अचानक से चली जाती है। अब बड़ा भाई काली से कहता है कि तुम ये हथियार घर से बाहर रख दो ताकि बिजली हमारे घर पर ना गिरे, और फिर वो उस हथियार को काली के सामने फेंक देता है। काली भी उस हथियार को उठाकर घर से बाहर चला जाता है और बाहर से दरवाजा लॉक कर देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर देवा के लोग आ गए हैं, जिसके बाद काली भी अपना मौत का तांडव शुरू कर देता है। काली एक एक करके सभी
को मक्खन की तरह काटता जाता है और उसके हथियार के सामने किसी भी आदमी का कोई भी अंग आता है तो वो उसको काट डालता है, चाहे वो गर्दन हो या फिर हाथ पैर। वो अकेला ही कई सारे आदमियों को मार गिराता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि कॉलोनी वाले लोग क्या छुट्टी पर गए थे? अगर हमारी कॉलोनी में कोई झगड़ा हो जाता तो भाई साहब सब लोग छत पर चढ़कर नजारा लेते। तभी कुछ लोग घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर काली दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर आने वाले हर एक आदमी को खत्म कर देता है। तभी काली का बड़ा भाई धर्मा दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है और धर्मा को देखते ही काली जाकर छुप जाता है। फिर जैसे ही कुछ लोग धर्मा के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ते हैं तो काली दोबारा से सामने आ जाता है और उनको भी बेरहमी से खत्म कर देता है। इस समय काली का चेहरा खून से सना हुआ था और ये सब मारकाट देखने के बाद धर्मा सीधा ही देवा के पास पहुंच जाता है। वो देवा से कहता है अभी भी आपके पास समय है, अगर आप अपने आदमियों को वापस बुला लोगे तो मैं अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन देवा को लगता है कि कल का आया हुआ छोकरा मुझे हराएगा। अब देवा की घमंड भरी खोपड़ी में धर्मा की बातें घुसती ही नहीं, इसलिए वो उसकी कोई भी बात नहीं मानता। इतने में वहाँ पर काली भी पहुँच जाता है। फिर दोनों के बीच में जोरदार मुकाबला होता है और देवा लगातार काली को पीटता जाता है। अब इतने सारे आदमियों से लड़ने के बाद काली की शक्ति भी कम पड़ गई थी, लेकिन काली का भाई उसको मोटिवेट करता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें आज खड़े होकर लड़ना होगा। इस राक्षस से लड़ो और खत्म कर दो इसे, तब तक मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अब धर्मा के घर से बाहर निकलते ही काली अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देता है और अब वो देवा के ऊपर भारी पड़ जाता है। तभी देवा के बचे कुचे आदमी भी काली से लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन काली तो अपने हथियार से उन सब को भी खत्म कर देता है। तभी देवा के कुछ लोग काली को पकड़ लेते हैं और फिर देवा उसके ऊपर कुल्हाड़ी से वार करने लगता है। लेकिन अगले ही पल सीन बदल जाता है, क्योंकि जैसे ही देवा उसके सामने जाता है वैसे ही काली उठ खड़ा होता है और अपने हथियार से देवा की गर्दन अलग कर देता है। फिर उसकी गर्दन को उठाकर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी देवा वहां पर गया था। फिर स्वरूपा उसको सलाह देता है कि तुम अंडरग्राउंड हो जाओ और किसी को भी दिखाई मत देना, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन काली वहां से जाना नहीं चाहता था। तभी स्टेशन के बाहर सत्यवती अपना पल्लू फैलाए आ जाती है और अपने पति का सिर मांगने लगती है। सत्यवती की ये हालत देखकर काली खुद जाकर सत्यवती के पल्लू में देवा का कटा हुआ सर रख देता है। फिर सत्यवती उसको गले से लगाकर शमशान घाट में पहुंच जाती है। देवा के खत्म होने के बाद पूरे इलाके में खुशी का माहौल छा जाता है। लेकिन अगले ही सीन में देवा की पत्नी सत्यवती देवा के सभी आदमियों को इकट्ठा कर लेती है और ऐलान करती है जो भी देवा की मौत का बदला लेगा मैं अपनी जिंदगी उसी के साथ काटूंगी और सारी जिंदगी उसकी गुलाम बनकर रहूंगी। तभी वहां पर एक आदमी आता है और उस आदमी का चेहरा देखकर आप भी दंग रह जाओगे, जो कि कोई और नहीं बल्कि काली का भाई धर्मा था। और जो धर्मा ने अपनी बॉडी पर टैटू बनवाया हुआ था वो सत्यवती के ही नाम का था, यानी कि वो पहले से ही सत्यवती को चाहता था और अब उसको मौका भी मिल गया था सत्यवती को हासिल करने का। फिर वो उसके हाथों से मंगलसूत्र लेकर उसके गले में पहना देता है, यानी कि अब धर्मा अपने छोटे भाई काली के खिलाफ खड़ा हो चुका है। अगले सीन में हम देखते हैं एक ट्रेन के अंदर आग लगी हुई थी। तभी वहां पर भैरव आ जाता है जो कि साधुओं को बचाने के लिए सामने वाले लोगों को बेरहमी से मार डालता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि शादी के माहौल में कुछ काले कपड़े पहने हुए लोग आकर सभी के ऊपर गन तान देते हैं और ये लोग कौन है ये हमें नहीं बताया गया। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों इस मूवी का सेकंड पार्ट जल्दी ही आने वाला है और जैसे ही वो आएगा मैं उसको लेकर आप लोगों के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी और मेरी एक्सप्लेनेशन भी, इसलिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।